हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम एडुटेरिया कवर कर रहे थे। एडुटेरिया सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम प्रमुख खेल घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, जो खेल से रिलेटेड अवार्ड थे और जो आगामी खेल आयोजन है, प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं और जो कुछ पुस्तकें और लेखक पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक दिया है खेल से संबंधित पुरस्कार 2023-24। वैसे भी इस साल इतना ओलंपिक, पैरालंपिक और क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चुका है, तो इतना पीछे जाने की तो नीड है नहीं, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये किसे मिली है? ये मिली है पैट कमिंस, और ये ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान हैं, वनडे टीम के। ठीक है, पैट कमिंस को मिली है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको कहते हैं राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये किसको दी गई है? नताली साइवर ब्रंट, और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड मिला है विराट कोहली को, और ये भारत के खिलाड़ी हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और ये मिला है चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये मौजूदा भारत के टी20 टीम के कप्तान हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है हेली मैथ्यूज़ को, और ये वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करती हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, जिसको कहते हैं डेविड शेफर ट्रॉफी, ये किसे दिया गया है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को, और ये इंग्लैंड से रिलेट करते हैं। ठीक है। बाकी जो बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स हैं, अब यार इसमें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकते हैं 2022-23, अब ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार मिला है। मेल में देखें तो शुभमन गिल को मिला है, और फीमेल में देखें तो दीप्ति शर्मा को। तो बस आप इतना ही देख लो। आगे है AIFF अवार्ड्स 2024, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अवार्ड 2024 की बात करें तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया है? लालियान जुआला चांगटे। ठीक है, ये मिजोरम के हैं, इन्हें मिला है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इंदुमती कथीरेसन को। ठीक है, किसको मिला है? इंदुमती कथीरेसन को। अब देख लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है नोवाक जोकोविच को। ठीक है, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? एटाना बोनामती को, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर आगे देख लेते हैं फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? लियोनल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये। और महिला फुटबॉलर हैं एटाना बोनामाटी, स्पेन। तो इन्हें जो फीमेल की बात करें तो लॉरियस की स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, इन्हें एटाना बोनामाती को ही मिला है। और फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर जो है वो भी एटाना बोनामाती को मिला है, और ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। बैलन डी और पुरस्कार 2023, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक, पूछा भी जा चुका है। तो बैलन डी और पुरस्कार अगर मेल की बात करें तो ये दिया गया है लियोनल मेसी को, 8वीं बार दिया गया है ये बैलन डी और पुरस्कार। और महिला की बात करें तो ये मिला है एटाना बोनामाती को, और ये है स्पेन की, जो ऑलरेडी हम 2 में देख चुके हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023, तो वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हॉकी की बात करें पुरुष में तो हार्दिक सिंह को दिया गया है, और महिला की बात करें तो सलीमा टेटे को। ठीक है। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को, और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? जैन डे वार्ड को। अब देख लेते हैं आगे विजडन क्रिकेट्स अवार्ड 2024, ये इंपॉर्टेंट है विजडन। ठीक है, मतलब लेटेस्ट भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष, ये विजडन क्रिकेट अवार्ड में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष का अवार्ड गया है पैट कमिंस को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगर महिला की बात करें तो ये मिला है नताली साइवर ब्रंट को, और ये कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। आगे देख लेते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को।
हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। हिमा दास और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को, ये आपने याद रखना है, हिमा दास और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को क्रमशः असम गौरव और असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी जो असम सौरव पुरस्कार किसे मिला है? हिमा दास को, ठीक है, असम सौरव यहाँ पे लिख लीजिए, हिमा दास को मिला है असम सौरव, और असम वैभव का पुरस्कार मिला है पूर्व सीजेआई हैं रंजन गोगोई को। महान धाविका और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को। ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर, ठीक है, आर्चर मतलब आर्चरी से हो जाए तीरंदाजी से, तो ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? अदिति गोपीचंद को, ठीक है, विश्व तीरंदाजी द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, यह है फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर, ये किसने? टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, नामित किया है? लियोनेल मेसी को। पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्वीटेक, तो ईगा स्वीटेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार, ये किसे मिला है? मुरली श्रीशंकर को, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया है जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार। अब देख लेते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में जो ये मिस वर्ल्ड और हुआ है ना 2023-24, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2022 के अराउंड PUP PCS में पूछा भी गया था। तो इसमें पहला है 71वां मिस वर्ल्ड 2023, इसका आयोजन अभी मार्च 2024 में हुआ है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है आयोजन? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है मिस वर्ल्ड। कौन सा एडिशन है? 71 नंबर, ठीक है। विजेता रही हैं क्रिस्टीना पिस्चकोवा। कौन रही हैं? जो पिज़्ज़ा खाती थी वो विजेता हो गई हैं मिस वर्ल्ड, ठीक है, पिज़्ज़ा खा के मिस वर्ल्ड बन गई हैं। इनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा, और ये कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है, देश भी पूछ लेते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व मिस वर्ल्ड में किसने किया है? सिनी शेट्टी ने किया है भारत का प्रतिनिधित्व। अब 72वां मिस वर्ल्ड तो हमने देख लिया, क्रिस्टीना पिस्चकोवा, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं। अब देख लेते हैं मिस यूनिवर्स, तो 72वां है ये मिस यूनिवर्स 2023। आयोजन इसका हुआ है एल सल्वाडोर में, और इसकी विजेता रही हैं सेनिस पलासियोस, ठीक है, कौन रही हैं? सेनिस पलासियोस, जो कहाँ की हैं? निकारागुआ की हैं, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है श्वेता शारदा ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार हम देख लेते हैं, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिकारी निखिल वाद को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध गणित शिक्षक तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। कहाँ की सरकार ने? UAE की सरकार ने दिया है गोल्डन वीज़ा। KPP नाम्बियार पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ को, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RPSF कांस्टेबल शशिकुम शशिकांत कुमार को, ठीक है, शशिकुम शशिकांत कुमार को उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। तो जीवन रक्षा पदक किसे दिया गया है? शशिकुम शशिकांत कुमार को। स्वीडिश फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसन, ठीक है, ये कहाँ के हैं? स्वीडिश हैं। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन को वेल बोन्स के चित्र के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार प्रदान किया है। मतलब ये वेल के जो हैं अस्थियों के चित्र लेके आए थे। फिर आगे देख लेते हैं नीमा सरीखानी को सोते हुए ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल की लीना नायर को वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, लीना नायर, इन्हें वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टाइम मैगजीन ने। भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल को
यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। फिर है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। ये किसे दिया गया है? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है? प्रदीप महाजन को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर उमा रेले को, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर उमा रेले। फिर है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके योगदान के लिए पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहला है इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया है? बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। डायना मेमोरियल अवार्ड तो ये मिला है उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। इसरो की ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों के लिए अमेरिका में इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड प्रदान किया गया। क्या मिला है? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गगनदीप कांग को, ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जॉन डर्क पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदनपू। इनका नाम याद रखना है। अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं विनीत जैन को भारतीय टेलीविज़न समाचार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में भारतीय मूल के कलाकार अनीश कपूर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है इसलिए, ठीक है। तो सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को लंदन में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? सोमालिया की महिला समाचार टीम बिलन को। आगे क्या है? लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 में भारत की लेखिका संजना ठाकुर को उनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को। आंध्र प्रदेश को अंगदान में विशेष उपलब्धियां के लिए जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं। भारत सरकार ने 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की है। इस बार प्रसिद्ध बायोकेमिस्ट हैं पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभन को। ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारतवंशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं डेविड कृष्ण मेनन। तो डेविड कृष्ण मेनन को न्यूरो क्रिटिकल केयर में सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, जिनकी आप बहुत सारी चित्राकृति जो हैं वो पेपर में देखते होंगे, तो इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ग्लोबल सैंड मास्टर बन गए हैं अब सुदर्शन पटनायक। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? वी वेदाचलम को। ठीक है, याद रखना। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। तो एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। आइए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय यानी महुआ द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण प्रदर्शन में और नवाचार श्रेणी में बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार दिया है। किस लिए? जो पीएम स्वनिधि योजना आपने देखी होगी, ठीक है, उसमें ऋण प्रदर्शन में और नवाचार श्रेणी में मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार दिया गया है महुआ की तरफ से। सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका हैं पूजा नैन्सी और इवान हेंग। ठीक है, क्या नाम है इनका? पूजा नैन्सी और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ठीक है, ये फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया गया इन्हें नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। किसे मिला है? पूजा नैन्सी और इवान हेंग को। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसका है? सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये दिया गया है
HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं रोशनी नाडर को। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, तो ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया है। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि तथा ग्रामीण पहल के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट में कई टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस को क्या मिला है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ये हमने क्रॉनिकल में भी देखा था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है? निमहंस को। निमहंस की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1974 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का है। तो 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को। मेजर सुमन गवानी के बाद मेजर राधिका सेन संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय हैं। पहली कौन थी? सुमन गवानी पहली भारतीय थी। अभी हाल में 2023 का मिला है राधिका सेन को। हाल ही में कांगो में सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मरणोपरांत डॉग हैमरशॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया। तो बस आपने इतना याद रखना है, नाम आ जाएगा तो डॉग हैमरशॉल्ड पदक किसे मिला है? धनंजय कुमार सिंह को, ठीक है। धनंजय कुमार सिंह को दिया गया है ये अवार्ड, बस नाम याद रखना है, बाकी किसने क्या ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं रजनीकांत, इन्हें यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है। इसके पहले अभी हमने देखा था जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार को भी गोल्डन वीजा दिया गया है। तो दो लोग, रजनीकांत और अभी ये आनंद कुमार। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ये REC लिमिटेड ने। महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड को कलिंग उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला कि महिला ई रिक्शा चालक हैं आरती, इन्हें यूके द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड में यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार किसे में दिया गया है? महिला ई रिक्शा चालक हैं आरती को और यूके में दिया गया है। पावलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? पावलूरी सुब्बा राव। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मिला है मीना चरणंदा को मिला है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। हाल ही में विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य, इनका नाम है लोकेश मुनि, को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य लोकेश मुनि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। आगे है हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कौंग को, ये हमने पहले भी देखा था, 2024 के लिए जॉन डक्स कनाडा गिर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग को। पत्रकारिता के क्षेत्र के महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयनका का पुरस्कार 2024, ठीक है। तो ये रामनाथ गोयनका किस फील्ड में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, इसकी घोषणा की गई है। तो पर्यावरण तथा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया है? ये दिया गया है जयश्री नंदी एवं हिंदुस्तान टाइम्स को। सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी की बात करें तो ये ऋतिक चोपड़ा को मिला है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के हैं। फिर है प्रिंट श्रेणी में अगर बात करें तो कीर्ति दुबे को दिया गया है जो BBC हिंदी की हैं, ठीक है। तो ये हो गया रामनाथ गोयनका जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पर। फिर अगला देख लेते हैं एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये दिया है मिशेल टेलाग्रैंड को, ठीक है। मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है एबेल पुरस्कार 2024। फिर है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है जापानी वास्तुकार हैं रिकेन यामामोटो को, ठीक है। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किसे मिला है? रतन टाटा को।
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली प्रोफेसर अदिति सेन को, ठीक है, ये भौतिक विज्ञान में काम करती हैं, इन्हें वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आपने याद रखना है, घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे दिया है? अदिति सेन को। फिर है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। आप पहले ये देख लीजिए, जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है, ठीक है। इसमें भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एआई सरकारी सेवाओं में अपनी अग्रणी सेवाओं के लिए नवा गोटेक, ठीक है, गोटेक यानी गवर्नमेंट टेक, ठीक है, गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नवा गोटेक पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है भारत को एआई का जो सरकारी सेवाओं में प्रयोग किया गया उसके लिए, ठीक है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में। यह सम्मान भारत सरकार के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना आई रास्ते के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। आई रास्ते का लक्ष्य क्या है? कि सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में एआई का लाभ उठाना है। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को, कितने? 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील हैं अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वकील अजीत मिश्रा को। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इसमें जो श्रेणी ए है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन है? गुजरात है, कर्नाटक। उसमें जो कैटेगरी ए है उसमें टॉप किया है गुजरात ने, उसके बाद है कर्नाटक और उसके बाद है केरल और फिर है तमिलनाडु। और अगर कैटेगरी बी की बात करें तो उसमें कौन है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। आगे है भारतीय मूल की उपन्यासकार है इनका मीरा चंद, इनका नाम है मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में इसरो और चंद्रयान-3 टीम को ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही हैं, इनका नाम क्या है? सविता कंसवाल। ये उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही हैं। इन्हें मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया है? सविता कंसवाल को। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर करिधाल और उद्यमी है बिजनेसमैन नवीन तिवारी को। फ्रांस की सरकार ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका को, ठीक है, ये फ्रांस की सरकार ने वी.आर. ललितांबिका को गगनयान परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये देख लीजिए, अभी ऊपर देखा था रोशनी नादर को भी दिया था, ठीक है। फिर है वाइस एडमिरल बेनाय राव चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। WHO की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, जो भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है, ये किसे दिया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह को। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS, ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN को कॉरपोरेट सामाजिक यानी CSR योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर भी है, गेल को भी मिला है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि बेंगलोर के कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को, कौन सा टर्मिनल? टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल में इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाला ये भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रिक्स वर्सल में इंटीरियर के लिए जो विशेष पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को, बेंगलोर। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है।
आगे देख लेते हैं, लता मंगेशकर लता मंगेशकर गान सामग्री पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? ये पार्श्व गायक हैं सुरेश वाडकर को ये पुरस्कार दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार, बेसिकली इसको याद करते हैं इसे, तो लता मंगेशकर पुरस्कार सुरेश वाडकर को दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो हमने ऊपर देखा था, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर या शेवलियर डे ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 में उन्हें सम्मान देने की घोषणा की गई थी। तो अभी हमने 3 लोगों को देख लिया है, ठीक है। एक तो जो रोशनी नादर थी उन्हें मिला है, दूसरा ये VR ललितांबिका को जो इसरो की वैज्ञानिक हैं, और तीसरा आप शशि थरूर को, ठीक है। इंडिया टुडे ग्रुप की महिला AI एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? महिला AI एंकर जो है सना, और ये इंडिया टुडे ग्रुप की है, ठीक है। फिर है 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, आयोजन कहाँ हुआ इसका? गोवा में। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया है माधुरी दीक्षित को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है पंचायत सीजन 2, और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर, और ये फारसी फिल्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देख लेते हैं प्रमुख खेल घटनाक्रम के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 पर इसमें क्या है? क्रिकेट। तो यह नवा पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, तो ये इंडिया जीता है, और इसके बारे में इतनी रील बनी है लहरा दो कि आप सबको इसके बारे में सब कुछ पता ही होगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? USA और वेस्ट इंडीज में हुआ है, ठीक है। भारत इसका दूसरी बार विजेता बना है। उप विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह हैं इंडिया के खिलाड़ी, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है विराट कोहली को। यहीं अगर हम 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करें, ये पुरुषों का 9वां था, और महिलाओं का कौन सा है? 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023। इसमें आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। विजेता इसका रहा है ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है एशले गार्डनर, और जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है वो बेथ मूनी को। अब अन्य बिंदु देख लेते हैं। तो T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार लिया है, और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली है। इस विश्व कप ने सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी, ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, और अर्शदीप सिंह भारत, दोनों ने बराबर 17 विकेट लिए हैं। विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया है? बारबाडोस में आयोजित किया गया है। भारत 13 साल के बाद ICC विश्व कप में कोई खिताब जीता है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। फिर है रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं। आगे है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला भारत तीसरा देश बना है। अब आगे है ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। यार इसके बारे में मैं जब भी पढ़ता हूँ तो वो खड़ा हूँ आज भी वहीं बसता दिखाई देता है ना। अब इसमें क्या है? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था इसका आयोजन, और ऑस्ट्रेलिया इसमें 6ठी बार विजेता बना था। उप विजेता भारत बना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था विराट कोहली को, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला था ट्रेविस हेड, जिसको आजकल राक्षस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो ये लंदन में हुई थी। विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा है, और भारत यहाँ पर भी उप विजेता रहा है, और यहाँ पर भी राक्षस ने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, यानी ट्रेविस हेड ने। अन्य बिंदु देख लेते हैं। तो सभी ICC खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बनी है। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। इन्होंने मात्र 7 पारियों में 24 विकेट हासिल किए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं भारत की तरफ से। इस विश्व कप में सर्वाधिक शतक किसने लगाए? क्विंटन डिकॉक ने 4 शतक लगाए हैं, और उच्चतम स्कोर 201 रन रहा है ग्लेन मैक्सवेल के नाम, जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। अब IPL 2024 देख लेते हैं, ठीक है। IPL 2024 ये कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था। हालांकि इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने अपने चैनल में एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो IPL 2024 17वां संस्करण है। इसमें विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स, और जो उप विजेता है वो कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद। ऑरेंज कैप जो मिला है वो विराट कोहली को सर्वाधिक रन के लिए, और पर्पल कैप मिला है सर्वाधिक विकेट के लिए हर्षल पटेल को। अब WPL की बात करें तो WPL 2024 इसका दूसरा संस्करण अभी हुआ है, ठीक है। इसमें विजेता बना है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु विजेता बना है, और हराया किसको है? इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था।
ऑरेंज कैप मिली है एलिस पेरी को और पर्पल कैप यानी सर्वाधिक विकेट श्रेयांका पाटिल को। आगे देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी 2023-24। इसका फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई में विजेता रहा है मुंबई, 42वीं बार मुंबई विजेता बना है रणजी ट्रॉफी 2023-24 में। उप विजेता कौन है? विदर्भ। अब यार 2022-23 इतना पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इस साल इतने काफ़ी खेल घटनाक्रम है कि बहुत ज़्यादा पीछे जाने की कुछ ज़रूरत है नहीं। अब दलीप ट्रॉफी 2023 अभी लेटेस्ट हो ही रही है तो इसे छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल हमारे काम की नहीं है। आगे अन्य घटनाक्रम देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली, हाल ही में 12,000 T20 में रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने का कीर्तिमान किसके नाम है? वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, इनके नाम पर है। ठीक है। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज हैं जेन निकोल लॉफ्टी ईटन, नाम याद रखना है इन्हें, जेन निकोल लॉफ्टी ईटन। ये नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज हैं। इनके द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया इन्होंने। ठीक है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये आपने याद रखना है, T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? टीम साउदी, और इनकी टीम क्या है? न्यूजीलैंड। अब देख लेते हैं ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। और सेम स्टोरी यहाँ पे भी रही है जो 50 वर्ल्ड कप वाले में रही थी। यहाँ पे विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी सेम रहा है। फिर आगे देख लेते हैं कि भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट 351 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने 700 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इतना डिटेल नहीं पूछी जाएगी, बाकी बस इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने अभी संन्यास लिया है, तो जेम्स एंडरसन। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 प्लस छक्के, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200 प्लस, ठीक है, लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आगे है कि भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। नेपाल के क्रिकेटर, इनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं और ऐसा उन्होंने कतर के खिलाफ किया था जहां पर उन्होंने 6 छक्के लगाए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभय शर्मा जो है अब ये युगांडा क्रिकेट टीम को कोचिंग देंगे। ऐसे ही डोडा गणेश केन्या क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव, दिनेश कार्तिक ने और अभी हाल ही में शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बाकी अब सारी चीज़ें यहाँ पर ये देख लेते हैं कि T20 विश्व कप के फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर और ट्रेंट बोल्ट, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। ये आपने याद रखना है। भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? UK में। अब आगे देख लेते हैं महिला क्रिकेट एशिया कप T20 2024। ये नवा संस्करण था और ये लेटेस्ट भी है तो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय T20 वर्ल्ड कप के। तो महिला क्रिकेट एशिया कप की बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका में, और श्रीलंका इसका पहली बार विजेता बना है और उप विजेता कौन है? भारत। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सुपर किंग्स अकादमी का स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। फिर आगे देख लेते हैं T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाकर, यार ये रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल। IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर इन्होंने बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, ठीक, और किसके खिलाफ? RCB के खिलाफ नहीं, मुंबई के खिलाफ बनाया, ठीक है, मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, 20 ओवर में 277 रन। भारतीय खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, IPL में 200 विकेट
और T20 क्रिकेट इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। इन्होंने आईपीएल में 8वां शतक लगाकर आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक किसके नाम पे? विराट कोहली के नाम पे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत की बिजनेस कंपनी है टाटा ग्रुप को अगले 5 वर्ष यानी 2024 से 2028 तक के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। तो ये आपने याद रखना है। अभी जो आईपीएल की 2028 तक स्पॉन्सरशिप मिली है किसको? टाटा सन्स को, टाटा ग्रुप को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी आईसीसी ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को महिला क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक, ये आपने याद रखना है। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनके सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी, पुरुष क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग तथा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 3 जन हैं, कौन कौन से? डायना इडुल्जी, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। पुरुष क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, इन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ग्लेन मैक्सवेल, वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ये कारनामा अफगानिस्तान के खिलाफ किया था। फिर आगे देख लेते हैं कि आईसीसी विश्व कप में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक बनाया है। इससे पहले 49 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी वनडे में सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? विराट कोहली के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 2022 और 24 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभंकर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे नहीं देखेंगे, अब जो भी इधर के लेटेस्ट वाले हैं उन्हें ही देखेंगे। जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी हुए हैं, ठीक है, ये पेरिस में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुए हैं। और इनका शुभंकर कौन था? द फ्रिजेस यहाँ का शुभंकर था। ये 33 है। ठीक है, 33वां एडिशन है ये आपने याद रखना है। फिर है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024, ये भी पेरिस में हुआ है और इसका शुभंकर कौन है? द फ्रिजेस। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ आयोजित हुए हैं? लेह और गुलमर्ग में आयोजित हुए हैं और जिनका शुभंकर है सीन एसी या शान एक हिम तेंदुआ। ठीक है, सीन एसी या शान ये हिम तेंदुआ है। नवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025, तो ये कहाँ होगा? नवा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 ये हार्बिन चीन में आयोजन होगा इसका, और इसका जो शुभंकर है ये बिनबिन और निन्नी। ठीक है, बिनबिन और निन्नी जो यहाँ के शुभंकर हैं ये बाघ शावक हैं। फिर पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, तो ये पहला है इसलिए देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में आयोजन हुआ और इसकी जो शुभंकर थी वो उज्ज्वला एक गौरैया है। ठीक है, क्या है? उज्ज्वला एक गौरैया। फिर आगे देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं फिलहाल। अभी एशियाई हॉकी नहीं हो गई है, अभी आज ही हुआ है, भारत ने चाइना को हराया है। ठीक है, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ है? ओडिशा में, और इसका जो शुभंकर है वो कौन है? ओलिव रिडले कछुआ। तो ये आपने याद रखना है। बाकी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखने वाली है नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ हुआ है? गोवा में, और इसका जो शुभंकर है मोगा, ये एक बाइसन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अब 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका गोवा में आयोजन हुआ है इसका 28 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2023 के मध्य। शुभंकर कौन था? मोगा, जो कि एक क्या है? बाइसन है। आदर्श वाक्य था इसका गेट सेट गोवा। अब इसमें जो बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, वो मिला है श्री हरि नटराज को। और ये किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी से संबंधित हैं श्री हरि नटराज। महिला खिलाड़ी की बात करी जाए तो इसमें है संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक। इन्हें संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ महिला का। ठीक है, और ये जिम्नास्टिक की प्लेयर हैं। संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक संयुक्त रूप से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फिर राष्ट्रीय खेल 2023 में नए खेल के रूप में क्या क्या शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे देख लेते हैं। इसके मार्शल आर्ट, रोल बॉल, सेप कटकरा, कलारी पट्टू है, ये कुछ अलग ही लिखा है इसको, पेन कैक सिलाट और मिनी गोल्फ को शामिल किया गया है और कुल 43 तरह के खेल का आयोजन हुआ है। अब पदक तालिका देख लेते हैं। तो पदक तालिका पर नंबर 1 पर कौन था? महाराष्ट्र, नंबर 2 पर सर्विसेज और नंबर 3 पर हरियाणा। तो आपको टॉप 3 देखना है। अगर बिहार की बात की जाए तो ये 30 नंबर पर था। ठीक है, बिहार की बात करें पदक तालिका में तो 30 नंबर था। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य के साथ 228 मेडल इसने अपने नाम किए थे। ये जो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल था, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर था। अब फुटबॉल में देख लेते हैं, फुटबॉल का जो भी करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। फुटबॉल का क्या है? यूरो कप 2024, यूरो कप 2024 हुआ है। ठीक है, विजेता स्पेन है, चौथी बार ये ट्रॉफी जीती है स्पेन ने। यूरो कप 2024 कौन जीता है? स्पेन जीता है ये चौथी बार।
और जो उप विजेता है कौन है, इंग्लैंड। यानी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल मैच था और स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया और चौथी बार अपनी यूरो कप की ट्रॉफी जीती है। 22वां फीफा विश्व कप 22वां फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कतर में हुआ था। शुभंकर कौन था, लाइव। विजेता देश अर्जेंटीना, तीसरी बार ये फीफा विश्व कप जीते हैं ये अर्जेंटीना। उप विजेता देश फ्रांस, ये बहुत मतलब बढ़िया मुकाबला हुआ था, आप लोगों ने अगर देखा होगा उस टाइम पे, तो इसे फिलहाल तो छोड़ देते हैं, इतना करंट अभी फिलहाल कोई काम का नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023, ये भी हमारे काम का नहीं है। आगे है 77वां संतोष ट्रॉफी 2024, ठीक है, ये हमारे काम का है। तो 77वां एडिशन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है आयोजन, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। विजेता कौन है इसका, सर्विसेज, और उप विजेता है गोवा। तो संतोष ट्रॉफी बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है। अभी इसका आयोजन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, जिसमें विजेता है सर्विसेज और उप विजेता है गोवा। आगे देख लेते हैं डूरंड कप 2024। तो अभी ये लेटेस्ट चल ही रहा था, है ना, इनके जब तक इन्होंने मैगजीन बनाई है तब ये चल रहा था, 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक। ये 4 शहरों में खेला गया है, कहाँ कहाँ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर, कोकराझार और शिलांग, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इनके हिसाब से ये 133वां संस्करण था डूरंड कप का, जो अब हो चुका है। तो इन्होंने रिजल्ट यहाँ पर नहीं दिया है, रिजल्ट आप अपडेट कर लीजिए और इसे देखने का कोई मतलब नहीं है। तो रिजल्ट क्या है कि जो फाइनल हुआ है वो मोहन बगान, ठीक है, फाइनल मोहन बगान और वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच हुआ था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में हुआ था फाइनल, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजयी हुआ है और जो मोहन बगान है ये उप विजेता है। तो ये आपने यहाँ पर अपडेट कर लेना है डूरंड कप 2024 के अबाउट। फिर आगे देख लेते हैं ला लीगा फुटबॉल 2023-24 का खिताब किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका नाम है सुनील छेत्री। इन्होंने 6 जून 2024 को कुवैत के खिलाफ भारत के मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये लेटेस्ट है, इसे आपने याद रखना है कि हाल ही में यूएसए के मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित 48वां एडिशन कौन सा है, 48 कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीत लिया है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर हैं थॉमस मुलर। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि चर्चा में जो व्यक्तित्व हैं, तो थॉमस मुलर क्या हैं, ये जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने ललियां जुआला चांगटे और इंदुमती कथिरेसन को 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर हैं वो कौन है, ललियां जुआला चांगटे, और जो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं वो हैं इंदुमती कथिरेसन। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। आगे है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। फिर आगे देख लेते हैं, अब हॉकी से रिलेटेड घटनाक्रम देख लेते हैं। तो FIH हॉकी 5S विश्व कप, ठीक, तो FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन हुआ है ओमान में, ठीक है, ओमान में। विजेता रहा है इसका नीदरलैंड और उप विजेता रहा है मलेशिया। तो ये पुरुष हॉकी की बात हो रही है FIH की। तो इसमें आयोजन दोनों का, मतलब महिला और पुरुष दोनों का आयोजन कहाँ हुआ है, ओमान में। दोनों का विजेता कौन रहा है, महिला और पुरुष में दोनों में विजेता रहा है नीदरलैंड। जो पुरुष वाला रहा है, पुरुष में उप विजेता मलेशिया रहा है, जबकि महिला में उप विजेता कौन रहा है, भारत, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंतर है, ये आपने याद रखना है। फिर है एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023, इसे देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2024 आ गया है, ठीक है। और 2000 इसमें महिला वाला देख लेते हैं। रांची भारत में आयोजन हुआ इसका, महिला वाले का। भारत इसमें विजेता रहा है और जापान उप विजेता रहा है। अभी जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो आज ही इसका फाइनल था 2024, ठीक, तो इस फाइनल में भारत ने चीन को हरा दिया है, ये आपने याद रखना है। और भारत ने सबसे ज़्यादा ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, ये 2023 का मामला भी बंद कर देते हैं। अब देख लेते हैं FIH हॉकी विश्व कप, इसे भी बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे है सुल्तान अजलान शाह कप 2024, आयोजन इसका कहाँ हुआ है, इपोह मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है, सुल्तान अजलान शाह कप। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का आयोजन हुआ है इपोह मलेशिया में। विजेता रहा है जापान और उप विजेता रहा है पाकिस्तान।
14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। विजेता हरियाणा, उप विजेता महाराष्ट्र। आगे है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका विजेता कौन है? पंजाब, और उप विजेता है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ तक ही याद रखिए। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस साल इतना खेल का घटनाक्रम है कि ये जो छोटे छोटे इवेंट हैं इनसे सवाल आने की संभावनाएं बहुत कम है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब मुक्केबाजी में देख लेते हैं, तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका 13वां संस्करण देख लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। कौन कौन जीता था इसमें? नीतू घंघास, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन। इन 4 लोगों ने यहाँ पर पदक जीते थे, 4 गोल्ड मेडल जीता था। फिर अगला है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोर्डा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाज निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपने याद रखना है, एलोर्डा कप 2024 कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और ये काहे के लिए? ये मुक्केबाज है, ठीक है, मुक्केबाजी के लिए है एलोर्डा कप। तो महिला मुक्केबाज है निकहत जरीन ने, इन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आगे है कि जॉर्डन के अम्मान, ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी, इवन 3 चीज़ें यहाँ पर। अब लॉन टेनिस का देख लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? यानिक सिनर, जो पुरुष एकल विजेता रहे हैं यानिक सिनर, और ये इटली के हैं, देश भी याद रखना है आपने। उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, उप विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल विजेता की बात की जाए तो आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल विजेता का खिताब जीता है। और इन्होंने किससे हराया है? झेंग किनवेन को हराया है, झेंग किनवेन, और ये चाइना के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पुरुष युगल विजेता की बात करें तो रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया। रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी अब फ्रेंच ओपन 2024 की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, कार्लोस अल्कराज। उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जेवरेव, अलेक्जेंडर जेवरेव ये उप विजेता हैं और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता की बात की जाए तो ईगा स्वीटेक, महिला एकल विजेता की बात करें तो ईगा स्वीटेक ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है जैस्मिन पाओलिनी को, जो कि इटली से हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये चारों ओपन से। अभी जो लेटेस्ट हुआ है ये यूएस ओपन 2024 हुआ है, ठीक है। विंबलडन 2024 की बात करें, जहां पर आपने अभी देखा था बहुत सारे सेलिब्रिटी गए हुए थे, वहां से फोटो भी आई थी। तो पुरुष एकल विजेता, यहां पर विजेता कौन रहा है? कार्लोस अल्कराज, ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। विंबलडन 2024 और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता सेम आदमी है, कौन? कार्लोस अल्कराज। इन्होंने हराया किसको है? विंबलडन 2024 में नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल विजेता की बात करें तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, बारबोरा क्रेजिस्कोवा। इन्होंने महिला एकल विजेता का खिताब जीता है विंबलडन में। और उप विजेता हैं जैस्मिन पाओलिनी, इटली की खिलाड़ी हैं, ठीक है। उप विजेता कौन है? जैस्मिन पाओलिनी, ये विंबलडन 2024 में उप विजेता रही हैं महिला में। अब देखेंगे यूएस ओपन 2023, यहाँ से हटा देते हैं, 2024 अभी ताज़ा खत्म हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम के पर्पज़ से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें अगर पुरुष एकल विजेता की बात करें तो किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर ने, ठीक है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने, आप इसे अपडेट कर लीजिए, जैनिक सिनर ने जीता है और ये इटली के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है? हराया इन्होंने है टेलर फ्रिट्ज को, टेलर फ्रिट्ज को इन्होंने हराया है, ये आपने याद रखना। और ये यूएसए के खिलाड़ी हैं। अब अगर महिला की बात करें तो महिला एकल विजेता में कौन है? आर्यना सबालेंका, ठीक है। आर्यना सबालेंका ने महिला एकल विजेता का खिताब जीता है, सबालेंका। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये हैं बेलारूस की, ठीक है। आर्यना सबालेंका बेलारूस की हैं और इन्होंने हराया किसको है? हराया है इन्होंने जेसिका पेगुला को। किसको हराया है? जेसिका पेगुला को, ठीक है। जेसिका पेगुला को हराया है। और ये जेसिका पेगुला कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये हैं यूएसए की। तो इस बार जो दोनों हारे हुए खिलाड़ी हैं वो यूएसए के हैं और एक जो जीता है वो इटली से, यानी पुरुष एकल विजेता है जैनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका हैं, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एब्डेन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 जीत लिया है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित, कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में आयोजित हेलब्रोन नेकर कप, ठीक है, हेलब्रोन नेकर कप 2024 ये जर्मनी में आयोजित हुआ है। इसमें एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नांगल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीता गया है।
21 जुलाई 2024 को लेटेस्ट है, इंग्लैंड के बॉथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी, ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी जोड़ीदार हैं इनके अल्बानो ओलिविटे के साथ स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है, ये याद रखना है आपने। साथ ही युकी भांबरी जर्मनी में आयोजित BMW ओपन टेनिस का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहले बन जाते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं। पहले हैं तो इंपॉर्टेंट है, किसको किसको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए हैं, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, ये क्ले पर ATP मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब आगे देख लेते हैं कुश्ती से रिलेटेड। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक में, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। भारत का स्थान क्या था? 9वां। कुल 9 पदक आए, 9वां स्थान था, 9 पदक आए थे, जिसमें 4 रजत थे, 5 कांस्य, 1 भी सोना नहीं था, गोल्ड मेडल 1 भी नहीं थे। फिर अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। यहाँ पर भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 8 पदक टोटल मिले हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। फिर अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसका भी आयोजन कहाँ हुआ है? अम्मान, जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ पर ही हुआ है। भारतीय टीम ने कुल 14 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। अंतिम पंघाल लगातार 2 बार अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। आगे है बैडमिंटन से रिलेटेड, ये एक और देख लेते हैं कि अमन शहरावत स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता, अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ हुई है? स्पेन में। इसमें अमन शहरावत ने स्वर्ण पदक जीता है और ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं यहाँ पर। अब बैडमिंटन की बात करते हैं, तो 33वां थॉमस कप, जो 33 थॉमस कप है, ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है चाइना में, इसका आयोजन चाइना में हुआ है और विजेता भी इसका चाइना रहा है और इसने हराया किसको है? इंडोनेशिया को हराया है, ठीक है। चाइना विजेता है और उप विजेता इंडोनेशिया। पुरुष बैडमिंटन की बात की जा रही है। अब 30वां उबेर कप महिला बैडमिंटन की बात करें तो जो पुरुष वाला होता है उसको थॉमस कप बोलते हैं, ये इसका 33वां एडिशन था, और जो महिला वाला होता है उसे उबेर कप बोलते हैं, ठीक है। महिला बैडमिंटन 2024 इसका भी आयोजन चीन में हुआ। विजेता कौन है? चीन, और उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया। तो कुल मिला के जो पुरुष बैडमिंटन और महिला बैडमिंटन की प्रतिस्पर्धा हुई है उसमें विजेता और उप विजेता दोनों सेम है। पुरुष में भी और महिला में भी विजेता चीन है और उप विजेता दोनों में इंडोनेशिया है, ये आपने याद रखना है। सात्विक साईराज तथा चिराग शेट्टी भारत की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी। तो 2023 के इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन एवं वर्ल्ड टूर सुपर 1000 के पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहली भारतीय जोड़ी बनी है, ठीक है। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, तो यही आप इतना छोड़ दीजिए, इसको देख सकते हैं आप। बस ये आप सुधीर रमन कप याद रखना है। तो सुधीर रमन कप 2023 इसका आयोजन भी चीन में हुआ था। विजेता कौन है? चीन है और उप विजेता है दक्षिण कोरिया, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार, ये पहली बार हुआ है तो याद रखना है आपने, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। तो ये हो गया। जून 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है तन्वी शर्मा, ने चीनी ताइपे की वांग पे यू को हराकर बॉन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है, तो आप संन्यास लेते रहिए, हम नहीं पढ़ेंगे उसे। फिर आगे देख लेते हैं, शतरंज की बात करते हैं। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2023, ठीक है, ये बढ़िया इवेंट है, शतरंज का सबसे बड़ा इवेंट है फिडे शतरंज विश्व कप 2023। आयोजन स्थल कहाँ है? अजरबैजान, और इसकी कैपिटल क्या है? बाकू। तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में फिडे शतरंज विश्व कप 2023 खेला गया। विजेता है इसके मैग्नस कार्लसन और ये नॉर्वे के हैं, और उप विजेता कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, ठीक है। दिव्या देशमुख ने फिडे जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली
चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये आपने याद रखना है। फिडे जूनियर अंडर-20 महिला विश्व शतरंज चैंपियन जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी या चौथी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख। ठीक है, इसी साल दिव्या देशमुख ने शारजाह शतरंज चैलेंजर का भी खिताब जीता था। आगे है 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। आयोजन इसका चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। पहली बार भारत में हुआ था, इसलिए इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? उज्बेकिस्तान को। ठीक है, कांस्य पदक भारत की बी टीम ने जीता। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन को मिला और कांस्य पदक भारत की टीम ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 44वां तो भारत में हुआ है, जो 45वां होगा। ठीक है, 45वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कहाँ होगी? बुडापेस्ट हंगरी द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी। ये आपने याद रखना है, जो 45वां शतरंज ओलंपियाड होगा वो बुडापेस्ट हंगरी में होगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। भारत की चेस खिलाड़ी हैं आर वैशाली। इन्होंने कोनेरू हम्पी को पराजित कर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में जीत हासिल की। आर वैशाली फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो पहली बनी है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ग्रैंड स्विस 2023 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? आर वैशाली। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीत लिया है। पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया है कि जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ये कौन है? पी श्याम निखिल। 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये आपने याद रखना है, विश्व शतरंज चैंपियन क्या नाम उनका? मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्हें हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, पिछला रिकॉर्ड किसके नाम था? आर प्रज्ञानंद का, जो तमिलनाडु के हैं। अन्य खेल की बात करें तो ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 19वां संस्करण है यार, उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। पहला स्थान इसमें चीन को मिला है। एशियन एथलेटिक्स की बात हो रही है और दूसरी अंडर-20 की बात हो रही है। तो पहला स्थान चीन को और भारत का इसमें कौन सा नंबर था? तीसरा। ठीक है, आगे है वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024। आयोजन कहाँ हुआ है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, पहला स्थान मिला इसमें अमेरिका को। एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में अमेरिका पहले नंबर पर रहा है और बस उसमें इतना ही है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की बात करें तो विजेता पुनेरी पल्टन और उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स। अब एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की बात करें, अभी हमने ऊपर देखा था वर्ल्ड वाला। ठीक है, ये नीचे क्या था? वर्ल्ड एथलेटिक्स। अब ये है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन हुआ है तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान में इसका आयोजन हुआ है। पहला स्थान चीन को मिला है और 5वां स्थान भारत को मिला है। अब देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 चौथा संस्करण है। आयोजन इसका हुआ है असम में। इसका शुभांकर कौन है? अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, जिसने 32 स्वर्ण 18 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ कुल 71 पदक अपने नाम किए हैं। दूसरा स्थान मिला है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को। ठीक है, ये आपने याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ये इसका छठा संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का तमिलनाडु में। शुभंकर हैं वीर मंगई। ठीक है, शुभंकर क्या है? वीर मंगई इसका शुभंकर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पहला स्थान मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार का 21वां था, ये कुल 5 पदक। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ये जितने ये खेलो इंडिया करके हैं ये सारे हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये इसका चौथा संस्करण था और कहाँ आयोजित हुआ है? लेह, लद्दाख, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में। शुभंकर इसका है हिम तेंदुआ और पहला स्थान इसमें आर्मी को दिया गया है, आर्मी को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 की बात करें तो आयोजन नई दिल्ली में हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। शुभंकर इसका था उज्ज्वला, एक गौरैया है जो कि, और पहला स्थान इसमें हरियाणा को मिला है। फिर आगे देख लेते हैं महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2024। तो वॉलीबॉल चैलेंज कप की बात करें, आयोजन हुआ है फिलीपींस में। विजेता वियतनाम और उप विजेता कजाकिस्तान। ठीक है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024, तो स्नूकर की चैंपियनशिप है वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड वाइड है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आयोजन इसका इंग्लैंड में हुआ है। विजेता हैं इसके कायरन विल्सन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उप विजेता हैं जैक जोन्स। ठीक, ISSF
विश्व कप राइफल पिस्टल 2024 आयोजन कहाँ हुआ इसका? म्यूनिख जर्मनी में। पहला स्थान चीन को मिला है। फिर आगे देख लेते हैं द बीच गेम्स 2024। यार ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिलहाल द बीच गेम्स 2024 देख लेते हैं। पहली बार दीव में आयोजित किया गया है, पहली बार। और जो घोघला बीच है ये कहाँ है, बस आपने ये याद रखना है, घोघला बीच कहाँ है? दीव में। तो द बीच गेम्स 2024 में पहला अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को और दूसरा मिला है महाराष्ट्र को। फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्यकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला घुड़सवार बनी है। अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया ओपन 2024 की, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल विजेता रही हैं ताई त्यू जिंग, ठीक है, ताई जी रही हैं महिला एकल विजेता, चीनी ताइपे की हैं ये। और पुरुष एकल विजेता रहे हैं शी यू कुई, ठीक है, शी यू कुई, ये रहे हैं पुरुष एकल विजेता। ठीक है, ये नाम इतने अजीब से हैं कि जो लिखने वाला वो खुद ही नहीं लिखेगा, तो फिलहाल मतलब बस नाम याद रखिएगा, ऐसे दिमाग खराब हुआ बाई चांस तो डाल सकता है। तो आगे देख लेते हैं अब, उत्तर प्रदेश में आयोजित भारत की पहली मोटो जीपी रेस में इटालियन राइडर हैं मार्को बेजेची ने जीत हासिल की है। तो ये भारत की पहली मोटो जीपी रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, और इसमें मार्को बेजेची ने जीत हासिल की है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है, नीदरलैंड के रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेप्पन ने 10 बार इटालियन ग्रैंड प्री जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया है, और जिसका फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, तो ये अस्मिता महिला लीग कर दिया है अब इसका। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन आएंगे यार ओलंपिक से आएंगे, तो फिलहाल उतना छोड़ देते हैं इसको। भारत की अनाहत सिंह, ठीक है, भारत की अनाहत सिंह ने चीन में आयोजित एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह 79 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बन गई हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट कि 17 जुलाई, अभी लेटेस्ट है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो 17 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनका नाम क्या है? शौर्य बावा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब ये भी आपने याद रखना है, जो शौर्य बावा हैं ये किससे रिलेटेड है? ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ओमान के मस्कट में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से पराजित किया है। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर देख भी चुके हैं। थाईलैंड में हुए IWF विश्व कप 2024, तो IWF ये वेट लिफ्टिंग वाला होगा, तो ये थाईलैंड में हुआ है, और भारत की प्रसिद्ध महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक इसमें हासिल किया है। आगे देख लेते हैं, विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी हैं काइरन विल्सन ने पहली बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आगे देख लेते हैं कि तेलंगाना की पैरा एथलीट, यार यहाँ सब ये सब हम छोड़ देते हैं, आगे अब कुछ और देखेंगे, बड़ा खेल खिलाड़ी हो गए। हाल ही में भारत के मुए थाई फाइटर सूर्य सागर वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर में गोल्डन टिकल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में नैना जेम्स द्वारा महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है, और इस चैंपियनशिप में भारत द्वारा कुल 7 पदक भारत को मिले हैं। 31 मई से 8 जून के मध्य जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह द्वारा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने इसी बार पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज भी जीता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है सरबजोत सिंह के बारे में। भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा अकुला WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। WTT कंटेंडर एकल खिताब किसे मिला है? सृजा अकुला को, और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाल ही में मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय
इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई हैं। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन है? जिया रॉय, और इनकी उम्र क्या है? 16 साल। ठीक है, ये मुंबई की रहने वाली हैं। मालदीव में आयोजित एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने पुरुष युगल श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान और महिला युगल आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन का खिताब जीता है। अब इतना तो नहीं आया कि यार ये कैरम वैरम का पूछने लगे, तो फिलहाल जो कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है उसे छोड़ सकते हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार विश्व स्तरीय खेल फार्मूला 4 रेसिंग कार का आयोजन किया गया है। तो विश्व स्तरीय खेल फार्मूला 4 रेसिंग कार का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में हुआ है, और ये पहली बार हुआ है। विश्व एथलेटिक्स शासी निकाय ने वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चीन को मेजबान देश के रूप में चुना है। तो जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी 2027 में, उसकी जो होस्ट कंट्री है वो कौन है? चीन। ठीक है, मध्य प्रदेश के भगवान सिंह तथा महेश खुराना ने लेह लद्दाख के पेंगोंग लेक में आयोजित विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन को जीता है। पूजा तोमर यूएफसी लुइसविले 2024 में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इनका नाम है पूजा तोमर। अब आगे देख लेते हैं ब्रिक्स खेल। ठीक है, ब्रिक्स खेल 2024 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका आयोजन कहाँ हुआ है? कजान, रूस में हुआ आयोजन। ठीक है, रसिया में इनका आयोजन हुआ है। प्रथम स्थान भी रूस को मिला है, कुल 502 पदक। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 8वां, कुल 29 पदक। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और अभिनेता रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है, एक फैक्ट याद रखिए, 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत के छात्र हैं वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता है और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। सऊदी अरब की रियाद में आयोजित एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 में ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर खिताब अपने नाम किया। ये आपने याद रखना है। ठीक है, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024, इसमें ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराया है। मर्सिडीज के फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है। अब आगे जो अन्य महत्वपूर्ण खेल हैं उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, ये 19वां एशियाई खेल खाली देखा जाएगा और चौथा पैरा एशियाई खेल। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल तो फिलहाल तो देखने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो आइए देख लेते हैं अब ये जो चीज़ें 2022 में हुई हैं इन्हें देखने का क्या ही मतलब है। तो देख लेते हैं 19वां एशियाई खेल। तो एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए कुल 107 पदक अपने नाम किए थे। यह पहली बार हुआ था कि जब भारत ने एशियाई खेलों में 20 से ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ठीक है, जो स्पर्धा है एथलेटिक्स उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेज स्पर्धा में भारत ने 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है और वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक भी मिला है। इस एशियाई खेल में 2 नए खेल शामिल किए गए। कौन से? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के बाकी इसमें इतना ही जानना है कि कहाँ हुआ और भारत ने इसमें कितना 100 मेडल 107। ठीक है, 107 भारत के हैं और भारत चौथे नंबर पर था। पहले नंबर पर चाइना, उसके कितने हैं? 383 पदक थे। ठीक है, नंबर 2 पर जापान था और नंबर 3 पर दक्षिण कोरिया। तो ये रही लिस्ट, इसे देख लीजिएगा। आरओ जो लीक हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी था, भारत की टैली पूछी थी, है ना। तो 107 है। अब इसमें किस पदक विजेताओं की सूची तो हम नहीं देखने जा रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी अब चौथा पैरा एशियाई खेल की बात करें तो इसका आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 को हांगझोउ चीन में ही हुआ था। पैरा एशियाई खेल के इतिहास में 111 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारत ने 23 खेलों में से 17 खेल स्पर्धा में भाग लिया, ये आपने याद रखना है। इसका शुभंकर कौन था? फेई फेई इसका शुभंकर था, जो कि एक दिव्य पक्षी होता है। इसमें बात की जाए तो पैरा एशियाई खेलों में भारत कौन से नंबर पर था? भारत 5वें नंबर पर था। इसकी मेडल टैली कितनी थी? 111। चीन 521 के साथ नंबर 1 पर था। ठीक है, नंबर 2 पर ईरान था 131 के साथ, नंबर 3 पर जापान 150 के साथ और नंबर 4 पर दक्षिण कोरिया 103 के साथ, जबकि भारत 111 के साथ 5 था, क्योंकि भारत के जो गोल्ड मेडल हैं वो दक्षिण कोरिया से कम थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल ये सब छोड़ देते हैं। 24वां शीतकालीन खेल इसे भी छोड़ देते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं आगामी खेल आयोजन, जहाँ से क्वेश्चन बनता है और आता तो है ही है यहाँ से, है ना। तो इसे ज़रूर आपने याद रखना है। इसमें देखते हैं क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, इसके जो नए एडिशन होने वाले हैं जैसे 2026, ये कहाँ होगा?
भारत और श्रीलंका ये होस्टिंग कंट्री हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका होस्ट करेगा 2026 का। 2028 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे, और 2030 का जो होगा वो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलके होस्ट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, 26, 28 और 30। फिर अगर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप की बात करें तो जो 2027 का होगा वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। तो ये 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगे 2027 का पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप। 2031 का भारत और बांग्लादेश मिलकर कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो 2025 कहाँ शेड्यूल्ड है? ये पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है, ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 ये भारत में शेड्यूल्ड है। नवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ हो रहा है? ये होगा यूएई में। नवा, ठीक है, नवा जो होगा वो यूएई में होगा। अभी जो हाल ही में उसके लिए टीम भी घोषित कर दी गई है। फिर है 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 ये होगा इंग्लैंड में। तो 2024 अभी कहाँ हो रहा है? यूएई में, और जो 2026 वाला होगा वो इंग्लैंड में। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, 2025 जो 50 ओवर का ओडीआई होता है वो कहाँ 2025 में शेड्यूल्ड है, और वो कहाँ होगा? भारत में। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026, तो अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया ये दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2025 में शेड्यूल्ड है, और ये मलेशिया और थाईलैंड मिलकर इसको होस्ट करेंगे। T20 पुरुष एशिया कप 2025, T20 पुरुष एशिया कप 2025 ये भारत में खेला जाएगा, और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 ये बांग्लादेश में खेला जाएगा, ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। जो T20 क्योंकि 2026 में आपका ये T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए जो एशिया कप का है ये फ्लेक्सिबल रहता है। अगर T20 वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो ये T20 सेगमेंट में चला जाता है। अगर 50 वर्ल्ड कप का होता है तो ये 50 ओडीआई में चला जाता है, ओडीआई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना है, ठीक है। जो पुरुष एशिया कप T20 पुरुष एशिया कप 2025 भारत में, और एक दिवसीय पुरुष एशिया कप 2027 बांग्लादेश में। अब फुटबॉल से रिलेटेड देख लेते हैं। जो 23वां, ठीक है, संस्करण भी याद रखना है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में, ठीक है। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 ये कहाँ होगा? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है। तो इन 6 जगहों पे ये आयोजित किया जाएगा 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 में होगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये 3 एडिशन है, याद रखना है। 23वां होगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में। 24वां होगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में। 25वां कहाँ होगा? सऊदी अरब में। अब फीफा महिला विश्व कप की बात करें जो कि 2027 में खेला जाएगा, और ये कहाँ होगा? ब्राज़ील में, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें 2025 तो ये कहाँ खेला जाएगा? यूएसए में। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 ये कहाँ होगा? कोलंबिया में। एएफसी महिला एशिया कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। एएफसी महिला एशिया कप 2029 ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। बाकी फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2025 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? चिली में। बाकी अब हॉकी से रिलेटेड देख लेते हैं। ये है 16वां, ठीक है, 16वां एडिशन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ 2026 का? ये बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। और महिला हॉकी विश्व कप 2026 ये भी बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा, बस आपने इतना याद रखना है। फिर है जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप जो कि अगले साल ही होगा 2025 में, और कहाँ होगा जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप? भारत में होगा, ठीक है। पहली राष्ट्रीय हॉकी महिला लीग 2024 में शेड्यूल्ड है, और ये कहाँ? रांची में होगी। पहला हॉकी 5S पुरुष विश्व कप 2024 ये ओमान में आयोजित किया जाएगा। पहला हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 ये भी ओमान में आयोजित किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें तो आपने याद ही रखनी है, ठीक है। ये महिला पुरुष हॉकी विश्व कप दोनों बेल्जियम और नीदरलैंड में खेले जाएंगे 2026 में। आगे अब ओलंपिक की बात करें। ओलंपिक इस साल था शेड्यूल्ड, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, ठीक है, कि कहाँ हो सकता है, और यही चीज़ क्रिकेट को लेके भी है। तो आइए देख लेते हैं। अभी 33वां हो चुका है पैरालंपिक और ओलंपिक, कहाँ? फ्रांस में। अब जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 वाला ये कहाँ शेड्यूल्ड है? लॉस एंजल्स यूएसए में शेड्यूल्ड है। फिर है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड है। अब बात कर लेते हैं शीतकालीन खेल। तो ये आपने यहाँ पर देखा था, जो 24वां शीतकालीन खेल हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये कहाँ हुआ है? ये चीन में हुआ है, चीन के बीजिंग में, ठीक है, 24वां।
अब 25वां देखा जाएगा, तो 25वां शीतकालीन खेल 2026 में होगा, मिलान और कार्टिना इटली में होगा यहाँ, ठीक है। 25वां 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2030 ये कहाँ होगा, ये फ्रांस में होगा। 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 तो ये सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। इतने साल आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 साल का एडिशन बस आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पर 34-35 देखा तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलस यूएसए में, 35वां ग्रीष्मकालीन 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है वो मिलान और कार्टिना इटली में 2026 में खेला जाएगा, और जो 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2030 में शेड्यूल्ड है ये फ्रांस में खेला जाएगा। अब बात करते हैं चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, ठीक है। ये 2024 में कहाँ खेला जाएगा, दक्षिण कोरिया में, इसी साल शेड्यूल्ड है ये चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल। और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल ये 2026 में शेड्यूल्ड है, ये डकार सेनेगल में खेला जाएगा, ठीक है, डकार सेनेगल में खेला जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2025 ये सऊदी अरब में खेला जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है राष्ट्रमंडल खेल वाला, ठीक है। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में शेड्यूल्ड है, ये कहाँ है, ये कहाँ आयोजित है करना है, इसको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करना है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026। लेकिन क्या है कि वर्तमान में आयोजन करने से ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। तो अभी जब नई लोकेशन आएगी तो फिलहाल हम उसे देख लेंगे, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल्ड है अभी, है ना। एशियाई खेलों की बात करें तो 20वां एडिशन कौन सा होगा, 20वां एशियाई खेल 2026 में खेला जाएगा, और कहाँ खेला जाएगा, नगोया जापान में, ठीक है, नगोया जापान में खेला जाएगा। 21वां एशियाई खेल की बात करें 2030 में ये दोहा कतर में खेला जाएगा, और अगर 22वें एशियाई खेल की बात करें तो ये 2034 में रियाद सऊदी अरब में खेला जाएगा। अब देख लेते हैं आगे, जैसे विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ खेली जाएगी, ग्लासगो यूके में, विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ खेला जाएगा, ये टोक्यो जापान में खेला जाएगा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, मुक्का मारना है इसमें, तो 2025 कहाँ होगा, ओसाका जापान में। महिला मुक्केबाजी की बात करें 2024 में ही है, तो ये कजाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, जो पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025 में शेड्यूल्ड है वो ओसाका जापान में, जबकि जो महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन 2024 है वो कजाकिस्तान में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में शेड्यूल्ड है, और कहाँ, नॉर्वे में किया जाएगा। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2025 ये पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो बैडमिंटन का जो वर्ल्ड कप है ये 2026 में कहाँ होगा, भारत में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में होगी 2026 में। और जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में शेड्यूल्ड है, ये गुवाहाटी यानी भारत में ही होगी, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल ये आपने याद रखना है, 37वां अभी गोवा में हुआ था शायद, तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 ये कहाँ होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग 2024 कहाँ आयोजित की गई है, चेन्नई तमिलनाडु में। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग 2024 कहाँ होगी, ये हरियाणा में होगी। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 ये चाइना में। जो 2025 वाला है ये नॉर्वे में होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए जो भारोत्तोलन वाला 2025 का एडिशन है ये कहाँ है, ये नॉर्वे में शेड्यूल्ड है, और जो 26 वाला है ये चाइना में शेड्यूल्ड है। तो कुल मिला के ये जो आगामी खेल आयोजन है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो राष्ट्रमंडल से इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक और ये क्रिकेट, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें आपने देखी ली हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, तो यार हम क्लास टेस्ट तो दे नहीं रहे हैं, तो ठीक है, इस हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे मैं पूरा छोड़ रहा हूँ। बाकी ये होता है कि मतलब पेपर आने के पहले कि किस राज्य के राज्यपाल कहाँ भेज दिए गए वो थोड़ा देखना होता है, तो इसमें फ़िलहाल तो हम ये नहीं देख रहे हैं। अब इसमें भी 18वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद ये नहीं पूछेगा हमारे रेल मंत्री कौन है, हमारे कैबिनेट मंत्री में कौन कौन मतलब क्या क्या है, ये सारी चीज़ें फिलहाल तो नहीं पूछी जाएंगी, है ना। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं इन्हें देख लेते हैं, यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जनधन योजना कब शुरू हुई थी, डेट के साथ याद रखना, कभी कभी मतलब एक ही साल में दे देते हैं ना, तो क्रोनोलॉजी सेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी, जनधन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी, ठीक है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। अब ये देखिए एक तो सेम ईयर में और खाली एक मंथ का गैप है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। अब हृदय योजना 21 जनवरी को शुरू हुई थी, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। तो यहाँ पर तो मोए मोए हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हृदय 21 जनवरी 2015 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू हुई है।
उजाला योजना 2015, ठीक है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये योजना शुरू हुई है, अटल पेंशन। और इसी दिन एक और योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015, और एक और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो ये जो पेंशन, ज्योति बीमा और ये दो, मतलब जो तीन है, दो बीमा से रिलेटेड और एक पेंशन से, ये तीनों एक ही दिन शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। फिर है स्मार्ट सिटी परियोजना, ये 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। अमृत मिशन, ये भी 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन, तो ये 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुई थी, डिजिटल इंडिया मिशन योजना। स्टार्टअप इंडिया, ये आपने पता होगा, 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया। पीएम फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे जून 2014 की योजना है, इन्होंने क्रोनोलॉजी गलत कर दी, ठीक है। नमामि गंगे जून 2014 की है। उड़ान जो है ये 27 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। संपदा योजना 3 मई 2017 को, ठीक है। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। समग्र शिक्षा अभियान, ये 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। पीएम आशा की बात करें तो 12 सितंबर 2018 को पीएम आशा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये आपने याद रखनी, फरवरी 2019 की है ये श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, ये 24 फरवरी 2019 की योजना है। उज्ज्वला 2.0 की बात करते हैं तो 10 अगस्त 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। फिर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 27 सितंबर 2021 को ये योजना शुरू की गई थी। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, 13 अक्टूबर 2021 को ये योजना शुरू हुई थी, ठीक है, पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। मिशन लाइफ कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर 2022 तक, और इसकी अवधि क्या है? 2028 तक ये योजना चलेगी, है ना। नमस्ते योजना अगस्त 2022 में शुरू की गई है। नमस्ते योजना याद रखना है आपने, अगस्त 2022, ऐसा मत नमस्ते ऐसा कोविड टाइम वाला मत याद रखिएगा, है ना। अमृत धरोहर योजना जून 2023 में शुरू की गई है, अमृत धरोहर योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है, पीएम जनमन, ये लेटेस्ट हैं तो इन्हें याद रखना है जो इधर की हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई है, पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। तो ये कुछ रही योजनाएं इंपॉर्टेंट वाली, जिसमें क्रोनोलॉजी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। अब वर्ष 2023-24 की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे केंद्र सरकार की कौन सी है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये कब शुरू हुई है? हमने ऊपर देखा था 13 फरवरी 2024 को, ठीक है, ये 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ये योजना शुरू की गई है। फिर है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तो ये योजना कब शुरू हुई है? 22 जनवरी को शुरू हुई है, 22 जनवरी 2024 को शुरू हुई है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाना है। कितने? 1 करोड़ घर है ना। फिर नमो ड्रोन दीदी योजना, महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनाने में मदद करना है इसका लक्ष्य। और इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में कम से कम कितनी? 15,000 महिलाएं, ठीक है, ये याद रखना है, कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। लखपति दीदी योजना, यह एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देश की 2 करोड़, कितनी? 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को, ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, ये आपने याद रखना है। एक तो डेटा कि 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं, नमो ड्रोन दीदी में कम से कम 15,000 महिलाएं। अमृत धरोहर योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसका लक्ष्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। पीएम प्रणाम योजना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये हो गया पीएम प्रणाम। आगे है गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना, तो देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 यानी 4 साल के लिए
2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सहकारिता मंत्रालय की योजना है नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। ये याद रखना, थोड़ा अलग सा है ना, ये आप लगा देंगे उर्वरक मंत्रालय, तो ये नहीं है। जो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना है ये सहकारिता मंत्रालय की है। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर है पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, विश्वकर्मा योजना ये किसके अंडर आएगा? लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये भी याद रखना आपने। योजना का उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराना है। यह योजना 5 वर्षों तक के लिए यानी 2023-24 से 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का इसका वित्तीय परिव्यय है। यह योजना 18 व्यवसायों को कवर करती है। ये याद रखना, कितने इसमें 18 व्यवसाय हैं उनको कवर करती है यह योजना। ठीक है, 5 साल की अवधि के लिए शुरू की गई है। फिर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, तो ये है किसकी? अस्मिता परियोजना। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटीरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। आगे है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। किसने शुरू की है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ठीक है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, जिसका उद्देश्य है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगली है भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना और मिष्टी योजना। ये किसकी है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है। अब भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना में क्या है कि देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करना। और मिष्टी योजना की बात करें तो ये बजट 2023-24 में शुरू की गई थी। ठीक है, पिछले साल के बजट में ये योजना शुरू की गई थी। भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों का संरक्षित करना। फिर है कृत्रिम चट्टान परियोजना। ये मत्स्य पालन विभाग की योजना है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0, ये 50 लग गया, यहाँ पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये किसने शुरू की है? परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की है। और इसका लक्ष्य है उन बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अगला है माहिर मिशन। ठीक है, माहिर मिशन किसने शुरू किया है? विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। लीन योजना, प्रेरणा लीन योजना। ठीक है, लीन योजना किसकी है? ये एमएसएमई मंत्रालय की है, जिसका लक्ष्य है एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप प्रदान करना। फिर है प्रेरणा कार्यक्रम और युवा 2.0। तो प्रेरणा कार्यक्रम और ये दोनों योजनाएं शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। प्रेरणा कार्यक्रम है कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए है। ठीक है, प्रेरणा कार्यक्रम। और युवा 2.0 ये 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं इन्हें देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि ये श्रमिक बसेरा योजना कहाँ चल रही है, किस राज्य की है, तो लक्ष्य भले ना पूछे लेकिन पूछ लेते हैं, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए ये है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात की ये है। श्रमिक बसेरा योजना, इसका लक्ष्य है वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास प्रदान करना। ठीक है, श्रमिक बसेरा यानी श्रमिकों को बसेरा देना है, गुजरात की है। गृह आधार योजना, ये गोवा की है। गृह आधार योजना राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है गृह आधार योजना के अंतर्गत। झारखंड की 4 योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके लिए क्या है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो पुनर्विवाह करेंगी। ठीक है, मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना 21 से 50 वर्ष। ठीक है, एज याद रखना है, 21 से 50 वर्ष के आयु की गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है माई कुई स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। और दूसरी है अबुआ आवास योजना, ये भी झारखंड की है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनवाए जाएंगे। फिर है राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ठीक है, राजस्थान की है। इसमें राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रतिमाह 2,000 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी, ये याद रखना है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
तो राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ये 2,000 रुपये प्रतिवर्ष की बात की जा रही। मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान की योजना है। दुधारू पशुओं के लिए 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ठीक है, इसके तहत इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। अब देख लीजिए मिशन दक्ष, ये बिहार का, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिशन दक्ष बिहार ने शुरू किया है कक्षा 3 से 8 के लिए, ठीक है, कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करना। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ, बिहार की है। अल्पसंख्यक पुरुष महिला को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा, ये आपने याद रखना है। ओडिशा की योजना है, इन्हें देख लेते हैं। स्वयं योजना, ये कहाँ की है, ओडिशा की योजना है। इसके तहत राज्य के पात्र युवाओं को लघु एवं मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर है लाभ योजना, ये भी ओडिशा की है। आदिवासियों के विकास के लिए लघु वन उपज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं। AMA बैंक योजना, ये ओडिशा की है। इसके तहत क्या है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ग्राहक सेवा केंद्रों यानी CSP के माध्यम से बैंक रहित ग्राम पंचायत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है अमा बैंक योजना से। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, उड़ीसा की योजना है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों तथा किशोरियों की पोषण संबंधी जरूरत पूरी करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, उड़ीसा की है, ठीक है। लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक का ये ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक। आगे है अमा पोखरी योजना, ये राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। फिर है मोघर योजना, उड़ीसा की है। मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता देना है। अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो महतारी वंदना योजना, इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक, प्रत्येक माह की बात की जा रही है, 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के लगभग 20,000 नागरिकों को प्रतिवर्ष रामलला दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा, रामलला दर्शन योजना के तहत। महतारी वंदन योजना, राज्य की महिलाओं को हर महीने, ये तो ऊपर देख ही चुके हैं। फिर ग्रामीण आवास न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराना है इस योजना का लक्ष्य। अब हिमाचल प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, हिमाचल प्रदेश की है। इसमें है 18 से 60 वर्ष की आयु, ठीक है, आयु याद रखना है। 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस सारी जितनी आप ये महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता देख रहे हैं, ये आप अपने आंसर राइटिंग में अगर महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। सबल योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है, दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए है। सशक्त महिला ऋण योजना, हिमाचल प्रदेश की, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, साथ ही बैंक से लोन मिलने के लिए उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, ये ऊपर देख चुके हैं, 1500 रुपये की आर्थिक सहायता हर महीने। फिर है सुख आश्रय योजना, राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन तथा शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह है सुख आश्रय योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड की जो प्रमुख योजना है, जैसे कौशल उन्नयन रोजगार योजना, विदेश में कैरियर बनाने के लिए इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना है, ठीक है। कौशल उन्नयन रोजगार योजना विदेश में जिन्हें कैरियर बनाना है उनके लिए है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। फिर है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना, ठीक है। तेलंगाना की है इंदिराम्मा आवास योजना, राज्य के जिन गरीबों के पास आवासीय भूखंड है उन्हें घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब जिनके पास ज़मीन है लेकिन पैसा नहीं है घर बनवाने का, तो उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, ये तेलंगाना की है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। महालक्ष्मी योजना तेलंगाना की है, राज्य के भीतर महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना, ठीक है। फिर गृह लक्ष्मी, तो राज्य की ग्रामीण क्षेत्र के SC, ST और OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि प्रदान करना है गृह लक्ष्मी योजना के तहत। तमिलनाडु की बात करें तो नींगल नालम्मा योजना, क्या आप ठीक हैं, ठीक है। नींगल नालम्मा योजना राज्य की सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा जनता की शिकायतों का समाधान करना। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये आपने याद रखना है, ये तमिलनाडु ने शुरू किया है।
ये तहर के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। फिर पश्चिम बंगाल की क्या है, योग्य श्री योजना। आप कितने योग्य हैं ना, योग्य श्री योजना पश्चिम बंगाल की। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए एससी तथा एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये आपने याद रखना है योग्य श्री योजना में। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना। लाडला भाई योजना, 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा करने वाले को 8,000 प्रतिमाह एवं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 प्रतिमाह रुपया दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो महाराष्ट्र के ही निवासी होने चाहिए, ये नहीं बस चाबी लेके पहुंच गए वहाँ, है ना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र की है। इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की पात्र महिलाओं को, जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उन पात्र महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फिर है लेक लाड़की यानी प्यारी बेटी योजना, 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.01 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, लगभग 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा जब वो जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, अब बिरसा मुंडा से आप झारखंड नहीं मार देना आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना कहाँ, महाराष्ट्र की योजना है। राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई मार्केट की टेस्ट सीरीज में पूछा गया क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। फिर है दिल्ली की योजना जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके तहत SC ST OBC EWS श्रेणी के पात्र छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, माई युवा योजना। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने, 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। फिर है हॉट कुक्ड मील योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना है। इसके तहत हर बच्चे के लिए हर अधिकार, छात्रों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, उत्तर प्रदेश की योजना। सवेरा योजना, ये प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। अगर मतलब राज्य विशेष पूछेंगे तो याद रखना है सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस द्वारा है, बाकी उत्तर प्रदेश की योजना है। इसमें क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि देना। लाडली बहना आवास योजना, गरीब बेघर महिलाओं को घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, तो किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना। ये सारी जो 3 हैं ये मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। फिर कर्नाटक की है युवा निधि योजना। ठीक है, स्नातक तथा डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। और शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक की योजना है, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड दिए गए हैं। अब असम की बात कर लेते हैं, ये बहुत लाइमलाइट में रही है योजना, निजुत मोइना योजना असम की है। बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी कर रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए है और लड़कियां जो है वो कक्षा 8 से आगे की अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएँ उसके लिए है। फिर है गवाह सुरक्षा योजना, ये भी असम की योजना है। असम से पहले केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। ठीक, ये याद रखना है, केंद्र की जो गवाह सुरक्षा योजना है उसको लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य है, जबकि अब असम ने शुरू किया है। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य की लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रतिमाह DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1250 की आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पहुंच का विस्तार करना है। हरियाणा की योजना है IT सक्षम युवा योजना, IT विषय में स्नातक किए युवाओं को रोजगार प्रदान करना और पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगला है पंजाब होप इनिशिएटिव मिशन। ठीक है, होप ये ऐसे कुछ नासा वासा वाला लग रहा है, लेकिन आपने याद रखना है होप इनिशिएटिव मिशन पंजाब का है। युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाना है। ठीक है, कि उन्हें नशा नहीं करना है। नशा मुक्ति के लिए प्रे प्लेज एंड प्ले की थीम के जरिए यह मिशन शुरू किया गया है, तो ये आपने याद रखना है होप इनिशिएटिव मिशन। अब वर्ष 2023-24 में जो मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं उन्हें देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है, सेबी ने शुरू किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। इसमें क्या है, वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए सेबी द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढायुक्त और टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PW में शिकायत कर सकता है, लोकपथ मोबाइल ऐप।
सक्षम ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू किया था। सक्षम ऐप 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सी विजिल ऐप, ये भी भारतीय निर्वाचन आयोग का है। इसमें क्या है कि जनता फोटो और वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी। संज्ञान मोबाइल ऐप, ये मनोज यादव ने शुरू किया है। ये आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव। ठीक है, इन्होंने संज्ञान मोबाइल ऐप शुरू किया है। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए। फिर अगला है अनुवादनी ऐप, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। अनुवादनी से ये अनुवाद वाला लग रहा होगा, लेकिन इसका क्या है, स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। फिर है ई साक्षी ऐप, ये किसका है, ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय का है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना, जो एमपी लैट्स है उसके लिए है। ठीक है। ग्राम मंच ऐप, पंचायती राज मंत्रालय का ये ऐप है। इसमें क्या है, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार करने के लिए। पाट मित्रों ऐप, ये कपड़ा मंत्रालय ने शुरू किया है। पाट मित्रों जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, पाट मित्रों ऐप। अब है सरपंच संवाद ऐप, ये असम सरकार ने शुरू किया है। तो इसमें यह है कि ज़मीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु ग्राम प्रधानों से संवाद करने हेतु ये ऐप शुरू किया गया है। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग का है, जिसमें चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदाता संख्या, गणना, परिणाम प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उल्लास ऐप की बात करते हैं तो उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री ने शुरू किया है। लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना, इसके लिए शुरू किया गया है। अब ई सरस ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्वाति पोर्टल की बात करें तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य है स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल, यानी स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला पोर्टल है ये स्वाति पोर्टल। अब है सिम्स 2.0, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने शुरू किया है ये पोर्टल। किस लिए, स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए। निर्माण पोर्टल, केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुरू किया है निर्माण पोर्टल। ठीक है, राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ये निर्माण पोर्टल अलग है, नाम अलग है, काम अलग है, याद रखना है आपने। आइडियाज़ फॉर लाइफ, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है आइडियाज़ फॉर लाइफ। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है। फिर है पीएम सूरज पोर्टल, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को 15 लाख तक का सामान्य अवधि ऋण सहायता प्रदान करना है। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय का है ये। इसमें है डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना एवं देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय का है, जिसका उद्देश्य है अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। ई केयर पोर्टल की बात की जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, जिसमें विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए है ई केयर पोर्टल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चैंपियंस 2.0, ये एमएसएमई मंत्रालय का है, जिसमें एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया गया है। फिर है संचार साथी, ये केंद्रीय संचार मंत्री ने शुरू किया है। खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना। तो ये संचार साथी, जैसे आपका फ़ोन खो जाए तो उसके लिए है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई का है, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। फिर है युवा संगम पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की एक ये पहल है युवा संगम पोर्टल। ठीक है, अब 2023-24 में जो शुरू की गई हैं कुछ पहले, उनको देख लेते हैं। जैसे डिजिटल डिटॉक्स पहल, ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है डिजिटल डिटॉक्स पहल। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वस्थ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। तो ये आपने याद रखना है डिजिटल डिटॉक्स पहल और उसका उद्देश्य। घर घर सोलर पहल, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने शुरू किया है घर घर सोलर पहल।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई है। कहाँ शुरू की गई है? घर घर सोलर पहल वाराणसी में शुरू की गई है। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है अग्नि पहल। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना। और अग्नि का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। फिर है मेडिटेक मित्र पहल। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की है। यह एक ऐसा मंच है जो देश की युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उनके शोध, ज्ञान, तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में भी मदद करेगा। ए हेल्प पहल, तो ये एनिमल हेल्प बेसिकली है। ठीक है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने शुरू किया है। इसका क्या है कि महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाना। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया था स्किल्स ऑन व्हील्स पहल, जिसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना। उद्घाटनकर्ता इसमें दूसरे हैं, ये याद रखना है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हैं। मेरी गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत, यानी 2 मंत्रालय इसमें जुड़े हुए हैं। कौन सा? एक तो होम मिनिस्ट्री, दूसरा कल्चरल मिनिस्ट्री। ठीक है, दोनों इसमें ज्वाइंट वेंचर है ये उनका। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गांवों का वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना। सागर परिक्रमा पहल, ये इसका 7वां चरण है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शुरू किया है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मडक्करा, केरल से की गई है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। ठीक है, सागर परिक्रमा पहल की 8वीं चरण की शुरुआत कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई है, ये आपने याद रखना है। 7वां चरण यहाँ से शुरू हुआ है, जबकि 8वां चरण कहाँ से? कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू हुआ है। 75/25 पहल, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। इसका मतलब है कि वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना तथा उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, 75/25। फिर आगे जो 2023-24 में विभिन्न अभियान शुरू किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान शुरू किया है न्याय विभाग ने। ठीक है, किसने? न्याय विभाग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। किसके द्वारा उद्घाटन हुआ? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। प्ले ट्रू अभियान, ठीक है, नाडा के द्वारा ये शुरू किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी प्ले ट्रू अभियान 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान किसने शुरू किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को शून्य करना। ठीक है, बाल मृत्यु को शून्य करना है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान में। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। राज्य के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में बदलाव लाना एवं समग्र छात्र विकास को बढ़ावा देना है। फिर है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम सरकार ने ये शुरू किया है। इसमें यह है कि 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करनी है। ठीक है, ये याद रखना है। पीएम जनमन अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि कमजोर जनजातीय समूहों के सामने वाली चुनौतियों का समाधान करना, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये याद रखना है, पीएम जनमन। फिर आगे देख लेते हैं, नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान। ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो आपने देखी होंगी, ये ब्रह्म कुमारी संस्था ने शुरू किया है नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान। इसमें है कि मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है और कहाँ? उड़ीसा के संबलपुर से ये शुरू किया गया है। मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। ये अभी हमने ऊपर क्या देखा था? ऊपर देखा था मेरी गांव मेरी धरोहर, जो केंद्रीय गृह मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर गृह मंत्रालय इन्होंने छोड़ दिया है, तो आपने याद रखना है, इसमें 2 हैं, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का ये ज्वाइंट वेंचर है। तो सभी गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए ये शुरू किया गया है मेरा गाँव मेरी धरोहर। वाटर स्मार्ट किट अभियान मेघालय सरकार ने शुरू किया गया है। इसका क्या है कि बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, जहाँ जल संरक्षण से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो। प्रोजेक्ट उद्भव ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। क्यों किया है? प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये अभियान हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है 2023-24 की जो प्रमुख पुस्तकें हैं एवं उनके लेखक हैं, जहां से क्वेश्चन आना तय रहता है। तब देख लेते हैं अगस्त 2024 की बात करते हैं। ठीक है,
ये बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये किताब। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, किसने लिखा है ये? डॉक्टर अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी, ठीक है, चौधरी कपल्स ने लिखा है ये, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। लोकार्पण इसका किसने किया? बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। और किसने लिखा है वो आपने देख लिया है। कॉल ऑफ द गिर, ठीक है, कॉल ऑफ द गिर ये लिखा है परिमल नाथवानी ने, कॉल ऑफ द गिर का। इंडिया @100 ये इंपॉर्टेंट किताब है, के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखा है, के.वी. सुब्रमण्यम ने लिखा है इंडिया @100। फिर है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये चर्चित किताब है, इसको लिखा है सुदीप्त सेन गुप्ता ने, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। फिर भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये किसने लिखा है? भीम सिंह ने लिखा है, ठीक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। जुलाई 2024 की बात करें तो इसमें किताबें हैं इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी, ठीक है, ये किसने लिखी है? दिलीप सिन्हा ने लिखी है, ये किताब भी थोड़ी ज़रूरी है। ये कारगिल वारी इंपॉर्टेंट है कि कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, किसने लिखा है? मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ ने, ठीक है, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। द बुक ऑफ कंपैशन ये किसने लिखा है? दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी ने मिलकर लिखा है द बुक ऑफ कंपैशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट ये किसने लिखा है? डॉक्टर M.K. सिंगारी ने ये किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड अगर कोई किताब है तो उसको एक बार जरूर ध्यान रखना है आपने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने, ठीक है, आर बाला सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है। सुब्रमण्यम ने आप में कंफ्यूज नहीं होना है, जो इंडिया @100 है ये किताब ये लिखी है के.वी. सुब्रमण्यम ने, जबकि जो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी ये लिखी है आर बाला सुब्रमण्यम ने। अब जून 2024 की बात करते हैं, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं? ए डिक्टेटर कॉल्स द मिस्ट्री ऑफ द स्टैलिन पास्टरनेक टेलीफोन कॉल, ठीक है, स्टैलिन पास्टरनेक टेलीफोन कॉल ये लिखी है इस्माइल कादरी ने। आगे देख लेते हैं, आगे है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये किसने लिखी है? रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा ने, ये इंपॉर्टेंट किताब है हमारे लिए, ठीक है। द एडवेंचरस ऑफ ईडे मम्मा ईड फाइंड्स अ होम ये आपने याद रखना है, बच्चों के लिए प्रकाशित चित्र पुस्तक है, आलिया भट्ट ने ये प्रकाशित की है, ठीक है, आलिया भट्ट ने ये लिखी है, तो याद रखना है आपने। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये किसने लिखी है? ये इंपॉर्टेंट किताब है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स ये बिल गेट्स ने लिखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स ने लिखी है। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल ये अल्पना किलावाला ने लिखी है, ठीक है, वॉल पे चढ़ना है तो वॉल क्या है? किले की वॉल पे चढ़ना है इन्हें, याद रखना आपको, अल्पना किलावाला ने लिखी है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। मई 2024 की बात करें, द विनर्स माइंडसेट ये किसने लिखी है? शेन वॉटसन, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये आपने याद रखना है, एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये लिखी है अनुराधा मैस्केरन हास ने, ठीक है, अनुराधा मैस्केरन हास ने लिखी है द एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, कभी कभी इतना ही दे सकते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इंडिया द रोड टू रेनेसा ये लिखी है भीमेश्वर चल्ला ने, इंडिया द रोड टू रेनेसा ये किसने लिखी है? भीमेश्वर चल्ला ने। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये लिखी है PS श्रीधरण पिल्लाई ने लिखी है, और ये गोवा के राज्यपाल हैं, तो आपने याद रखना है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, ठीक है, ये किसने लिखी है? विजया देवी राणे, या तो इनकी बेटी होंगी या पत्नी होंगी, तो याद रखना है मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे। नाइफ ये किताब इंपॉर्टेंट है, नाइफ किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है इन पर, तो नाइफ लिखा है सलमान रश्दी ने। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड ये लिखी है किताब प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने, ठीक है, रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये इंपॉर्टेंट बुक है, सैम पित्रोदा ने लिखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? सैम पित्रोदा ने। अब मार्च 2024 की बात करते हैं, तो इजराइल वॉर डायरी ये लिखी है विशाल पांडे ने, इजराइल वॉर डायरी। स्वैलोइंग द सन, ठीक है, स्वैलोइंग द सन ये लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। आगे देख लेते हैं, द कॉन्स्पिरेसी ये लिखी है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा, इसका अनावरण हुआ है, लिखा तो इन्होंने नहीं है, किसने लिखा ये नहीं पता, इसका अनावरण किया गया है, आगे अगर कुछ है तो देख लेते हैं, ठीक है, अनावरण ही है बस। आगे देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये किसने लिखा है? PS श्रीधरण पिल्लाई ने लिखा है, गोवा के राज्यपाल हैं, काम इनके पास नहीं है इस टाइम इसलिए ज़्यादा किताबें लिख रहे हैं, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर ये संजीव जोशी ने लिखी है, एक समंदर मेरे अंदर ये किताब इंपॉर्टेंट है, एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है।
ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर, कश्मीर से रिलेटेड कोई अगर पुस्तक हो तो उसे याद रखिएगा, ये लिखी है रोमेश भट्टाचार्य जी ने, ठीक है। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये किसने लिखी है? एस डी मुनी ने ये किताब लिखी है। अब जनवरी 2024 की अगर बात करें तो उसमें देख लेते हैं, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर ने लिखी है किताब, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, गांधी जी के बारे में है। फिर है संस्कृति के आयाम, ये किताब बहुत सारे मार्केट में टेस्ट सीरीज़ में पूछी गई, शायद मुझे लग रहा है कि आरओ जो लीक वाला था वहाँ पे पूछी गई है, शायद, मुझे आइडिया नहीं है। तो संस्कृति के आयाम में डॉक्टर मनोरमा मिश्रा की किताब है। एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये किसकी किताब है? अजय बिसारिया की, ठीक है। एंगर मैनेजमेंट, इतना भी दे के पूछ सकते हैं, तो ये अजय बिसारिया की किताब है। द राजीव आई न्यू एंड वाई ही वॉज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर, ये किसने लिखी है? मणिशंकर अय्यर ने ये किताब लिखी है। द राजीव आई न्यू, इतना करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे क्या है? एंड वाई ही वॉज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर, मणिशंकर अय्यर ने ये किताब लिखी है। दिसंबर 2023 की बात करें तो नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी के संविधान संबंधी उद्बोधन पर आधारित है ये नए भारत का सामवेद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है, ठीक है। किस पर बेस्ड है ये आपने याद रखना, नरेंद्र मोदी के संविधान संबंधी उद्बोधन पर, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। वेलकम टू पैराडाइज, ये किताब किसकी है? ये ट्विंकल खन्ना की है, ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ठीक है। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, ये लिखी है अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय ने, भावना राव ने लिखी है, सॉरी रॉय नहीं, अमीश त्रिपाठी और भावना राव ने ये किताब लिखी है, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये किसने लिखी है? ये लिखी है हुमा कुरैशी, ठीक है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलमा, ये लिखी है माधव गोडबोले, ये बड़बोले हैं, इन्होंने राम मंदिर डायलमा पे लिखी है किताब, ये आपने नाम याद रखना, द बाबरी मस्जिद, ठीक है, थोड़ा हाईलाइटेड है ये, तो इसे याद रखना है। फिर नवंबर 2023 की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है चरैवेती, ठीक है, चरैवेती एन एकेडमिक्स ग्लोबल जर्नी, ये किसने लिखी है? चरैवेती एन एकेडमिक्स ग्लोबल जर्नी, प्रणव वर्धन ने ये किताब लिखी है। इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ये प्रोफेसर मोहन कुमार ने ये किताब लिखी है। फिर है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये किताब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर कोई अर्थशास्त्री लिखता है और अगर वो गवर्नर रहा हो पूर्व तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रघुराम राजन और रोहित लांबा की बुक है, ब्रेकिंग द मोल्ड, इतना ही पूछ सकते हैं। अक्टूबर 2023 द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये किताब किसकी है? इन्होंने बुद्ध के साथ डांस किया है, विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, ये देख लेना है। नीलाऊ कुदीचा सिम्हांगल, ठीक है, नीलाऊ कुदीचा सिम्हांगल, ये किताब किसकी है? ये है एस सोमनाथ की, जो इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपने नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आगे है द रिवर स्विंग, ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा। द रिवर स्विंग, ये किसकी है? अशोक कुमार टंडन की किताब है। अब सितंबर 2023 की देख लेते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, तो इन्होंने भगवान की आत्मकथा लिखी है, कौन है ये? लीना कुमार ने लिखी है। फायर ऑन द गंगेज, ये लिखी है राधिका अयंगर ने। नेशन कॉलिंग पुस्तक लिखी है सोनल गोयल ने, और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो कुल मिला के ये सारे हो गए, एडुटेरिया का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सारा हमने कवर कर लिया लगभग 6 वीडियो में, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो से आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, और कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, या अदरवाइज़ आपको अगर कुछ और अन्य सुझाव देने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सेवक UPSC PCS से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।